चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की जंग के 21 दिन बीत चुके, रूस का ताजा हमला निशाना बना ये रेलवे स्टेशन। आपको बता दें कि आज भी रूसी फौजों ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर अपने हमले किए हैं। ताजा टारगेट रूस का जेप्रोजिया शहर है। जेप्रोजिया शहर में हमलों में 2 पत्रकारों की मौत हो गई है। रूस की फौज की ये कोशिश है कि किसी तरह से जल्दी कीव पर कब्जा कर लिया जाए। रूस की फौज कीव के मुहाने पर आकर खड़ी है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की जंग का 21 दिन बीत चुके हैं और आज 22वां दिन है, लेकिन जंग को रोकने का कोई ठोस निर्णय होता नजर नहीं आ रहा है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन को शहरों को निशाना बना रही है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर के अमेरिकी संसद में बोले जेलेंस्की, यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करे या और हथियार दे। यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका की संसद को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संबोधित किया। साथ ही उन्होंने रूसी एयर स्ट्राइक और हमलों से निपटने के लिए अमेरिका से और हथियार उपलब्ध करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के आसमान को हजारों लोगों के लिए मौत के स्रोत के रूप में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि नाटो से ये कहना बहुत अधिक नहीं होगा कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। अगर ये बहुत ज्यादा है तो हमें और हथियार उपलब्ध करवाए जाएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रूसी सरकार ने फेसबुक के बाद अब इंस्टाग्राम पर भी लगा दिया बैन। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी जारी है। इस दौरान पुतिन के नेतृत्व वाली रूस की सरकार ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब रूस में इंस्टाग्राम को एक्सेस करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिसके बाद अब रूस में लोग इंस्टाग्राम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। रूस ने इंस्टाग्राम पर ये प्रतिबंध ये बोलते हुए लगाया है कि इसका इस्तेमाल रूसी सैनिकों के खिलाफ किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि रूस इससे पहले मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन और रूस के बीच में जारी बातचीत से मिले हैं सकारात्मक संदेश। जाने की किन मुद्दों पर हुई है बातचीत। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच में जारी बातचीत से गतिरोध को खत्म करने के संकेत मिले हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट माने तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि दोनों देशों के बीच जो वार्ता हुई है अधिक यथार्थवादी तरीके से हो रही है। यूक्रेन को पता है कि वो नाटो में शामिल नहीं हो सकता है। वहीं रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने भी कह दिया है कि यूक्रेन की तटस्थ स्थिति के साथ समझौते की कुछ उम्मीद जरूर नजर आ रही है, जिसकी रूस मांग कर रहा है। वहीं रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि ऐसे ठोस सूत्र हैं जिस पर मेरे विचार से सहमति बन सकती है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन का बड़ा दावा, बढ़त नहीं बना पा रहे रूसी सैनिक। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बल कई मोर्चे पर छोटे स्तर के जवाबी हमले कर रहे हैं। रूसी सैनिक संसाधनों की कमी के चलते बढ़त नहीं बना पाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख हॉटस्पॉट पर स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें परिवर्तन की संभावना भी नहीं है, क्योंकि रूस अपने संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर चुका है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की रूसी हमले के 21 दिन बीत चुके, इस कहानी को जाने राष्ट्रपति जेलेंस्की की जुबानी। आपको बता दें कि रूसी हमले में तबाह होते यूक्रेन की पूरी कहानी अगर किसी एक आदमी के इर्द गिर्द घूम रही है तो वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन को नाटो में ले जाने की जिद जेलेंस्की पर भारी पड़ती नजर आ रही है। जंग के 21 दिन बीत चुके हैं और हालात ये हैं कि जेलेंस्की अब खुद नाटो में जाने की जिद के पीछे हट गए हैं। सुमी से खार्किव तक रूसी हमलों ने शहर को मरघट में तब्दील कर रखा है, लेकिन यूक्रेन की बर्बादी और रूस की मनमानी के बीच एक शख्स नायक की तरह अटल खड़ा है और वो है वोलोदिमीर जेलेंस्की। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने अमेरिकी संसद को संबोधित किया और उन्होंने शपथ ली कि हमारा देश हार नहीं मानेगा। जेलेंस्की ने कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमला केवल यूक्रेन के बारे में नहीं है, ये लोकतंत्र, स्वतंत्रता और अपना खुद का रास्ता चुनने के बारे में है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले सहयोग के लिए आभारी हूं, लेकिन उन्हें और कदम उठाने चाहिए। और इन सभी के बीच दोस्तों गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2024 तक 15 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री में राशन और मुफ्त सिलेंडर। आपको बता दें कि जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब इस महीने के बाद भी जनता को फ्री में राशन मिलेगा। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर से मार्च तक मुफ्त राशन देने का ऐलान कर दिया है। चूँकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा सरकार एक बार फिर इस योजना को 2024 तक बढ़ाने पर मंथन कर रही है। आपको बता दें कि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो यानी कि 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है। अब इस योजना के तहत सरकारी राशन यानी कि गेहूं और चावल के अलावा 1 लीटर तेल, 1 किलो चना और नमक भी दिया जाएगा। इसी तरह साल में 2 मुफ्त सिलेंडर होली और दीपावली पर लाभार्थियों को देने का वादा संकल्प पत्र में किया गया है। और होली आने वाली है, इसलिए मुफ्त सिलेंडर के लिए दोस्तों आप तैयार रहें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की SBI ग्राहक 31 मार्च से पहले निपटा लेंगे जरूरी काम, नहीं तो बंद हो जाएंगी आपकी बैंकिंग सेवाएं। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इस संबंध
में उसने एक ट्वीट के जरिए अपने खाता धारकों को 31 मार्च 2022 से पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कहा है। बैंक ने कहा है कि इस अवधि तक ये काम नहीं करने वालों को ग्राहकों की बैंकिंग सेवा बंद हो सकती है। इससे उनका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने भी पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो 31 मार्च का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, उससे पहले इसे जरूर से करवा लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अप्रैल के पहले हफ्ते में आएगी पीएम किसान की 11वीं किस्त। ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अप्रैल महीने में 2000 रूपए की 11वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफर किया जाएगा। अप्रैल से जुलाई के लिए 11वीं किस्त अगले महीने के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। ऐसे में अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी से अपना स्टेटस चेक करने का अनुरोध करते हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि अब तक आपको कितनी किस्त मिल चुकी है और कौन सी किस्त रुकी हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि सरकार की तरफ से 2-2000 रूपए की 10 किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर हो चुकी है। अगर आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो आपको सभी ट्रांजैक्शन की जानकारी भी मिल जाएगी और आपको 11वीं किस्त से जुड़ी जानकारी भी मिल जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूपी चुनाव में हार को भी अखिलेश यादव ने बताया समाजवादी पार्टी की जीत। कही ये बड़ी बात। यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद अखिलेश यादव अब एमएलसी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। सपा को भले ही इन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि उनकी पार्टी की नैतिक जीत हुई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से सपा पहले से मजबूत हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी कमजोर हुई है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की सूत्रों ने कहा अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी पंचायती राज दिवस पर जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा होगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेताया। बोली कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालिया जीत के बावजूद हो सकता है कि भगवा पार्टी के लिए आगामी राष्ट्रपति चुनाव जीतना आसान नहीं हो, क्योंकि उसके पास देश में कुल विधायकों की संख्या का आधा भी नहीं है। इस बात पर जोर देते हुए कहा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बनर्जी ने कहा कि जिनके पास देश में कुल विधायकों की संख्या का आधा भी नहीं है, उन्हें बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान बने राज्य के 17वें मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि पंजाब के लिए 16 मार्च बेहद ही खास है। पंजाब के लिए नया मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री मिल गया है। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है। विधानसभा चुनाव में मिले ऐतिहासिक जीत के बाद भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसके साथ ही 49 साल के भगवंत मान पंजाब के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।